अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 18 है और आज चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है हमारा 1.6 आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, कि हम अलगोरिथम के अंदर मिस्टेक्स को किस तरह से ढूंढते हैं और उनको मिस्टेक्स को जो एरर्स होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं उसके अंदर, उसको किस तरह से फिर ठीक करते हैं। If an algorithm is failed during verification, then it is important to identify the root cause of failure and then to correct it. Sometimes the error is logical. It means the solution is working but not giving required results. For example, to recruit students for our school volleyball team, we need students having height between 144 centimeter and 164 centimeter. To count qualified students, we develop the following algorithm. अब सपोज करें कि algorithm, जब आपने एक algorithm लिख लिया और उसको फिर आप वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई किस तरह से करते हैं, ये कल मैंने आपको बताया था कि आप चेक करते हैं कि जो आपका सोल्यूशन आया है वो उसी का सोल्यूशन है ना, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो प्रॉब्लम आपको चाहिए थी, जो रिक्वायर्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको सोल्यूशन चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो कि प्लेन इंटरेस्ट का सोल्यूशन आपके पास आ जाए। तो जो रिक्वायर्ड प्रॉब्लम होगी उसी का सोल्यूशन हो, ये इस चीज़ को कहते हैं वेरिफिकेशन। तो अगर तो वेरिफिकेशन के दौरान अलगोरिथम जो है वो फेल कर जाए, उसमें कोई एरर आ जाए, वेरिफिकेशन जो है वो गलत हो जाए, तो फिर क्या होगा कि उस फेलियर का, कि अलगोरिथम जो फेल कर गया उसका फिर आप रूट कॉज देखते हैं, यानी उसकी रीज़न को देखते हैं कि कहाँ से उसमें जो है ख़राबी आ गई है, और फिर हम उस एरर को, जो भी मिस्टेक्स उसमें मौजूद होंगी, फेलियर की जो वजह होगी, उसको फिर हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि एरर्स जो होते हैं अलगोरिथम के अंदर वो लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल एरर कौन से एरर है? ऐसे एरर्स जो कि जिनका सोल्यूशन जो है वो काम तो कर रहा होता है, लेकिन वो रिक्वायर्ड रिजल्ट के मुताबिक, यानी कि जो हमें आउटपुट एट द एंड चाहिए होती है उसके मुताबिक वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इस किस्म के जो लॉजिकल एरर्स होती हैं, अब उसकी आपको एक नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक अलगोरिथम है। स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको सिलेक्ट करना है वॉलीबॉल टीम के लिए। अब शर्त ये है कि जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, यानी 144 वाला भी इस टीम के अंदर आ जाएगा, 164 वाला भी इसमें आ सकता है, और जो दरमियान में वैल्यूज़ होंगी 144 से 164 के दरमियान, वो सारी वैल्यूज़, वो सारी हाइट्स जो होंगी स्टूडेंट की, वो सब भी कंसीडर की जाएंगी इस टीम में सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का अलगोरिथम नीचे आपको बताया हुआ है। स्टेप 1 में पहले तो स्टार्ट हो रहा है अलगोरिथम, जैसे अलगोरिथम लिखने का तरीका आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही। स्टेप 2 में अब क्या कर रहा है वो, सेट काउंट टू 0, काउंट को वैल्यू साइन कर रहा है 0। अभी काउंट का मतलब होता है कि वो वैल्यूज़ को काउंट करेगा, स्टूडेंट्स को वो काउंट करेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हाइट इस रेंज को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 वैल्यू असाइन कर देंगे, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ वैल्यू जो है इनिशियलाइज करवाना पड़ता है किसी वैल्यू के ज़रिए, ताकि वो फिर 0 के बाद अगली वैल्यू से स्टार्ट हो, चलना शुरू हो। तो स्टेप 3 में क्या हुआ, सेट ऑल हाइट्स टू 154, 140, 155, ये सारी वैल्यूज़ हमने दे दी, ऑल हाइट्स नाम रख के इसके अंदर हमने स्टोर करवा दी। ठीक है, और इसमें स्पेसिंग नहीं है, अंडरस्कोर इस्तेमाल हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का जब आप नाम रख रहे होते हैं तो उसमें स्पेसिंग नहीं होती, अंडरस्कोर इस्तेमाल होता है। और टू जो है वो क्या कर रहा है, इक्वल टू की जगह इस्तेमाल होता है, कि ये सब वैल्यूज़ जो हैं या आपने ऑल हाइट्स को असाइन कर दी, या आपने वैल्यूज़ खुद से ली हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो कि 144 और 164 की रेंज के दरमियान में या आगे पीछे ही आ रही होंगी, और इसको फिर चेक किया जाएगा कि इन दोनों के दरमियान में ही हाइट्स आनी चाहिए। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या हो रहा है, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, कि ऑल हाइट्स जिस जो नाम आपने रखा वेरिएबल का और इसके अंदर जो ये सारी वैल्यू स्टोर करवा दी हैं, अब एक एक हाइट को चेक किया जाएगा फॉर लूप लगा के। किस तरह से चेक किया जाएगा, स्टेप 5 में अब ये इफ़ की कंडीशन लगी है, इफ़ हाइट इज़ ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज़ लेस देन इक्वल टू 164, देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1, यानी कि अगर तो हाइट जो है वो 144 से बड़ी है,
ठीक है, यानी 145 से शुरू हो रही है, 145 सेंटीमीटर से, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है नीचे। एंड हाइट इज़ लेस देन इक्वल टू 164। अब 164 जो है उससे छोटी भी होनी चाहिए और उसके इक्वल भी हो सकती है हाइट। तो ये कह रही हैं कि अगर तो 145 से लेकर 164 तक इसके दरमियान में या ये दोनों वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो बाउंड्री की वैल्यूज़ हैं, तो फिर सेट कर दो। अगर ये ट्रू हो जाता है तो सेट कर दो काउंट को, यानी कि 0 जो है उसमें 1 प्लस कर दो, यानी 0 की वैल्यू चेंज करके फिर 1 कर दो। अगर तो पहली दफ़ा वो लूप चलता है तो ठीक है, फिर सेकेंड टाइम चलेगा तो उसमें 1 मज़ीद इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, फिर अगले लूप में 3 हो जाएगी वैल्यू, फिर 4 हो जाएगी, इस तरह इंक्रीमेंट होता जाएगा। और आउटपुट एट दी एंड जो है वो काउंट डिस्प्ले करवा दो, यानी काउंट में फिर जितनी वैल्यू स्टोर हो चुकी होंगी स्टूडेंट्स की, यानी जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके होंगे वो फिर प्रिंट करवा दो और फिर ये स्टॉप करवा दो। अब इसमें एक मिस्टेक थी, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए 144 से 164 के दरमियान में, और 144 वाला भी इस टीम में आ सकता है और 164 हाइट वाला भी इस टीम में आ सकता है। लेकिन स्टेप 5 में क्या हो रहा था, नीचे आपको बताया है, द अबव एल्गोरिथम वर्क्स बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट्स। देयर इज अ डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5. The symbol greater than has been used instead of greater than equal to before the number 144. So the students having height 144 centimeter will not be counted. This is a logical error. We can identify this type of errors using a trace table as discussed below. अब इसमें एरर वो ये बता रहा है कि स्टेप नंबर 5 जो है आपके पास कौन सा है, ये वाला स्टेप 5। इसमें क्या एरर है कि आपको हाइट असल में चाहिए थी 144 से 164 के दरमियान में, और आपको 144 और 164 भी चाहिए थी बाउंड्री वैल्यूज़, यानी ये दोनों स्टूडेंट्स भी कंसीडर किए जा सकते हैं वॉलीबॉल टीम के लिए। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ग्रेटर देन 144 वैल्यू आपने दी है, इसमें इक्वल टू भी होना चाहिए था ताकि 144 हाइट वाला भी इस टीम के अंदर आ सके। लेकिन ये क्या कर रहा है कि 145 से हाइट को शुरू कर रहा है, क्योंकि 144 के साथ इक्वल का साइन नहीं लगाया गया। तो ये वाला अब लॉजिकल एरर इसमें आ गया। इस एल्गोरिथम में लॉजिकल एरर किस तरह से आया कि एल्गोरिथम अब चलेगा तो सही, लेकिन हमारी रिक्वायर्ड जो आउटपुट होनी चाहिए थी उसके मुताबिक ही हमें रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि हमें 144 से 164 के दरमियान में हाइट चाहिए थी और ये दोनों हाइट्स भी कंसीडर की जा सकती थी, लेकिन ये वाला क्या कर रहा है कि 145 से लेकर 164 तक हाइट्स को ले रहा है। तो इस किस्म की जो लॉजिकल एरर्स होते हैं, इस किस्म के लॉजिकल एरर्स को सॉल्व करने के लिए हम ट्रेस टेबल को इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रेस टेबल क्या होता है? A trace table is a technique used to test algorithms in order to make sure that no logical errors occur while the algorithm is being processed. The table usually takes the form of a multi-column, multi-row table with each column showing names of data and each row showing values of the data at each step. Table 1.3 shows a trace table for the algorithm presented in section 1.6. The blank means there is no change and dash means that a value is not concerned. In the following table, step 1 has no effect on data. Step 2 is assigning 0 to count, and in step 3, list all heights is introduced. In step 4, there is no change in both count and all heights, but the data 154 is stored in height. It is compared to in step 5, and the value in count is updated if data is in given range. Steps 4 and 5 are repeated for each value as shown in table 1.3. अब यहाँ आपको बताया गया है कि ट्रेस टेबल जो है वो ऐसी टेक्निक है जो कि एल्गोरिथम्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, चेक करने के लिए यूज़ की जाती है एल्गोरिथम्स को कि इसमें कोई लॉजिकल एरर्स तो नहीं है। अब इसमें ये टेबल की फॉर्म में होता है, इसके नाम से पता चल रहा है ट्रेस टेबल कि ये टेबल होता है जिसमें कुछ आपके पास कॉलम्स होते हैं, डिफरेंट मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज़ होती हैं। ठीक है, कॉलम्स में आप उसको नाम डाटा का दे देते हैं, जैसे काउंट है, ऑल हाइट्स है, हाइट है। इसमें इससे पता चल रहा है कि इसमें आपने ये नाम रखा है कि इसके नीचे इससे रिलेटेड आप डाटा देंगे। ठीक है, और जो
रो होती है उसमें आप रिलेटेड डाटा जो है एंटर कर देते हैं। जैसे स्टेप 1 में ये आपने जो डबल डैश लगाई, इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी जो है डाटा कंसर्न्ड नहीं है। यानी अलगोरिथम का स्टेप 1 क्या था? स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, उसको हमने नहीं चलाना अपने अलगोरिथम में, इस वजह से उसकी जगह डबल डैश हमने लगा दी। और स्टेप 2 में फिर ज़ीरो क्यों दिया? क्योंकि काउंट को आपने उसकी वैल्यू दे दी थी ज़ीरो। तो इस तरह से अब ये वर्किंग बता रहा है सारी कि ये ट्रेस टेबल किस तरह से चलेगा।